तो हम रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। ये हिस्ट्री का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। ये जलियांवाला बाग की जो फ्रंट फ़ोटो दी हुई है, तो जनरल डायर्स क्रॉलिंग ऑर्डर्स बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय ब्रिटिश सोल्जर्स, अमृतसर पंजाब इन 1919। तो ये जो जनरल डायर ने वहाँ पर जो ऑर्डर दिए थे कि अगर कोई मिलेगा रास्ते में खुलेआम घूमता हुआ मिलेगा तो उसको ज़मीन पर रेंग के जाना पड़ेगा। तो ये जो है उसका क्रॉलिंग ऑर्डर जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन बता रहे हैं पिक्चर में। ये 1919 की पिक्चर है, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पर हमने पढ़ा था, वाइल द रॉलेट सत्याग्रह had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns। जो रॉलेट एक्ट जो उसका जो सत्याग्रह था उसके खिलाफ मैं फिर से एक बार आपको बताता चलूँ कि रॉलेट एक्ट जो था, सरकार ने ऐसा एक कानून जो था लागू किया था प्रदर्शनकारियों का दमन करने के लिए। अगर कोई प्रदर्शन करता है तो राजनीतिक प्रदर्शन जो होता है उसको मिलिट्री वाले या पुलिस वाले उनको गिरफ्तार करके उनको बार्स के पीछे पहुंचा सकते हैं और उसको 2 साल तक कोई बेल मिलने का वो प्रावधान नहीं था और किसी को घर वालों को किसी को उसके बारे में बताने का नहीं था। और इससे मतलब लोगों को पता नहीं चलता था कि उनका जो आदमी अगर पकड़ा गया है, कहाँ से पकड़ा गया है, किसने पकड़ा गया है, वो गुम हो गया है, कहाँ गया है, कौन सी जेल में बंद है, ये सब अन्याय हो रहा था। तो रॉलेट एक्ट उसके खिलाफ जो सत्याग्रह था वो सब तरफ फैल गया। तो वो सिर्फ शहरों में था, टाउन्स में था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। तब महात्मा गांधी जी ने महसूस किया कि जे इसके खिलाफ जो मूवमेंट है उसको गांव-गांव तक भी इंडिया के भारत के दूर दूर तक के क्षेत्रों में पहुंचाना चाहिए। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोज टुगेदर। परंतु उन्हें ये भी पता था कि ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, इसको सफल बनाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में क्लोज आना पड़ेगा, यानी उनका आपस में संबंध जो है वो अच्छा होना चाहिए ताकि वो मिलकर आज़ादी की लड़ाई में योगदान दे सकते हैं। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। तो एक दो था, उसने जो सब मतलब दिमाग में ये बात सोची, उसने महसूस किया कि खिलाफत आंदोलन जो है वो हम ले लेते हैं, उसको भी हम अपने साथ मिला लेते हैं, खिलाफत आंदोलन में हम शामिल हो जाते हैं। तो खिलाफत का मतलब है द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन टर्की जो राजशाही थी वो वहाँ पर परास्त हो गए। And there were rumors that a harsh peace treaty was going to imposed on the Ottoman emperor। तो तब वहाँ पर ये एक अफवाह थी कि ऑटोमन का जो एम्परर होगा, राजा होगा, उसको उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा सख्त शांति की एक समझौता उसके साथ होगा। द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। तो इस्लामिक वर्ल्ड का जो स्पिरिचुअल लीडर था, आध्यात्मिक गुरु जो था, वो खलीफा उसको कहते थे, तो वो एम्परर भी था। टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर्स ए खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। तो खलीफा के ख़िलाफ़ जो ये जो हार्श पीस ट्रीटी होने वाली थी उसके मतलब लिए एक खिलाफत आंदोलन वहाँ पर बॉम्बे में शुरू मार्च 1990 में शुरू किया गया। ये मुसलमानों को अपने साथ में मिलाने के लिए किया गया था। ए यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दो मतलब नौजवान लोग थे, 2 मुस्लिम भाई थे
began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. इस इशू पर वो लोग साथ में मिल के क्या काम कर सकते हैं, इसके लिए दोनों भाई जो थे मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों ने महात्मा गांधी के साथ सलाह मशवरा किया कि हम साथ में मिल के कोई एक्शन कर सकते हैं. गांधी जी saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट. तब महात्मा गांधी ने इस बात में एक मौका देखा कि हम अगर मुस्लिम जो हैं यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के साथ एकता वाले सुर में वो हमारे साथ आ जाएंगे. एट द कलकत्ता सेशन of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as स्वराज. तब 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें महात्मा गांधी जी ने अपने देश के जो उनके नेता थे उनको एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मिलकर शुरू करने के लिए प्रेरित किया ताकि एक खिलाफत की भी सपोर्ट की जाए और स्वराज के लिए भी हम लोग आंदोलन करें. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसको असहयोग आंदोलन कहते हैं. यानी इसमें उनका ये नारा था कि हम सरकार की कोई सहायता या उनकी मदद, उनके साथ कोई मिलवर्तन नहीं करेंगे और हमारे लिए ये खिलाफत आंदोलन और स्वराज की प्राप्ति ज़्यादा ज़रूरी है. Indians and had आगे है वाई नॉन कोऑपरेशन. तो असहयोग आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी. इन एज फेमस बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस. तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा कि भारत में जो अंग्रेज़ों ने अपना राज्य कायम किया वो भारतीयों की मदद से किया. एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन. तो हमारे सहयोग से ही वहाँ यहाँ पर वो बचे रहे. इफ़ इंडियंस रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट, तो अगर हम उनका सहयोग करना बंद कर दें, उनकी सहायता ना करें, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन ए ईयर. तो अंग्रेज़ों का राज जो था इंडिया में एक साल में समाप्त हो जाएगा. एंड स्वराज वुड कम, और हमारा राज्य आ जाएगा. हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम्स मूवमेंट. तो जो नॉन कोऑपरेशन थी, असहयोग आंदोलन एक आंदोलन कैसे बना. गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस. तो उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन है ये अलग अलग स्टेजेस में लागू होगा. इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स. एक तो हम जो हमारे लोगों को राय बहादुर वगैरह के अवार्ड दिए हैं उनको हम वापस करेंगे गवर्नमेंट को. एंड बाइकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, और हम जो सिविल सेवाएं हैं उनका बाइकॉट करेंगे. सिविल सेवाओं का मतलब है जो अफसर वगैरह इंडियन बंदे हैं जो सेवा में, सरकार की सेवा में कार्य कर रहे हैं, वो अपनी सेवाओं का त्याग कर देंगे. आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, आर्मी से जो फ़ौज में हैं वो भी अपनी सेवाएं समाप्त कर लेंगे, पुलिस में हैं, जो अदालतों में काम करते हैं, या जो लेजिस्लेचर काउंसिल्स में चुने गए मेंबर हैं वो भी जो भारतीय हैं वो भी अपनी सेवा को त्याग देंगे. स्कूल्स में एंड फॉरेन गुड्स का त्याग करेंगे. जो स्कूलों में भी जो अध्यापक हैं वो भी अंग्रेज़ों की सहायता करने से मना करेंगे. और जो फॉरेन गुड्स हैं उनके वहाँ से अंग्रेज़ जो यहाँ से कच्चा माल लेकर वहाँ से फॉरेन गुड्स भेजते हैं, यहाँ पर सेल करते हैं, उनका भी बहिष्कार करेंगे. देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन. अगर सरकार हम पर फोर्स अप्लाई करेगी, ए फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड. तब हम पूर्णतः उनकी आज्ञा का पालन ना करने वाला आंदोलन हम पूरी तरह से शुरू करेंगे. थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली. तो 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली ने सब तरफ से सब यात्राएं की. मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट. इस आंदोलन को की सहायता के लिए उन्होंने
बहुत जोर लगाया। Many within the Congress were however concerned about the proposals। तो इन जो प्रपोजल्स थी उनके बारे में जो कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर थे उनका अलग विचार था। दे वर रिलक्टेंट टू बाइकआउट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920। वो लोग चाहते थे कि 1920 में जो नवंबर 1920 में काउंसिल्स के इलेक्शंस होने वाले हैं उनका हम विरोध करें। एंड दे फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। उनको ये डर था कि इस आंदोलन से बहुत ज़्यादा हिंसा फैल जाएगी। इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। तो सितंबर और दिसंबर तक कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी झगड़ा हुआ। फॉर ए वाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। इस आंदोलन के खिलाफ और उसकी सहायता करने वाले लोगों के मीटिंग का कोई भी समझौता नहीं हो सका। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 ए कंप्रोमाइज़ वाज वर्कड आउट। तो एक समझौता कांग्रेस के लोगों के विरोध करने वाले और सपोर्ट करने वाले लोगों के बीच में हो गया। एंड द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। तब ये नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन को अडॉप्ट कर लिया गया। नागपुर के समझौते में ये संभव हो सका। तो हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड। तो ये मूवमेंट कैसे ख़त्म हुई। हु पार्टिसिपेटेड इन इट। उसमें किस किस ने हिस्सा लिया। हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तो अलग अलग जो लोग थे वो इसके नीचे कैसे आए। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इतना हाल है। ओके।